नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग आधा अधूरा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो ये गलती करते हो आप लोग। आपको आधा अधूरा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना होता है, आपको फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, तभी आप पता कर पाते हो कि आपकी तैयारी कैसे चली। क्योंकि एग्ज़ाम डेट है आपकी आ चुकी है और 23 अगस्त 2024 को आपका पहला एग्ज़ाम होने वाला है और पहली पारी में इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो किसे माना गया इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आई को ये संयुक्त स्वर माना गया है। एक का डी ऑप्शन देने वाले सभी का राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो बताओ अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो बताओ इन चारों में से कौन से शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक हैं। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम, तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। चार का आंसर आपको देना है। तो वह है ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चार का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें से किस में है विशेषण का प्रयोग हुआ है। पाँच का राइट आंसर आपको देना है। वह सुंदर लड़का आया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। पाँच का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो लड़का सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। छः का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। सात का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिएगा। तो बताओ इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। आठ का राइट आंसर तो हरकत ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो बताओ इनमें से एक वचन और बहुवचन में दोनों हमेशा एक सा ही रहता है, वो कौन सा है। नौ का राइट आंसर तो सरसों रहता है। नौ का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। चलिएगा, दसवां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। तो इनमें से एक प्रकार है जो वर्तमान काल का नहीं है, वो कौन सा नहीं है। तो आसन भूतकाल नहीं है। 10 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो बताओ इसमें कौन सा प्रकार है वाच्य का। तो इसमें वाच्य का जो प्रकार है वो है कर्म वाच्य। कौन सा है कर्म वाच्य। 11 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। बताओ इनमें से किस में कर्ता कारक है वो आपको बताना है। आपको पता है कर्ता ने होता है और कर्म को। तो यहाँ पर कर्ता
मोहन को जाना, यहीं पर ये कर्ता ही कारक होगा। आप लोग सोच रहे कर्ता ने कर्म को कारक होगा, तो नहीं होगा, ये कर्ता ही कारक होगा। 12 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगोछा किसका तद्भव है, तो बताओ अंगोछा किसका तद्भव। 13 का आंसर आपको बताना, तो अंग प्रोछा का ये तद्भव हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द का सही विकल्प हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यधि। क्या हो जाएगा, व्यधि हो जाएगा 14 का। डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिएगा। तो रनिवास में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है 15 का आंसर। तो इसमें जो प्रत्यय हुआ है वो है बास। 15 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा आवर्तक का विपरीतार्थक। तो अनावर्तक हो जाएगा इसका विपरीतार्थक। 16 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। तो बताओ आसक्त का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अनासक्त, ये आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा। 17 का ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो किनारा का पर्यायवाची नहीं है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। तो कर ये किनारा का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है टैक्स का या हाथ का। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा उपयुक्त हो सकता है, तो यहाँ पर वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, ये उपयुक्त हो सकता है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अनेकार्थी है। 20 का राइट आंसर तो ये है अंग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। चलिएगा 21वां प्रश्न है आपके सामने कि युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। तो बताओ इनमें से कौन सी युग्म की जोड़ी सही है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अचल और अचला ये युग्म की जोड़ी सही है। 21 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे के लिए एक शब्द होता है आंसू कवि। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो बताओ इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा जो भेदा ना जा सके। तो ये इसके लिए होता है अभेद। 23 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कोणार्क का संधि विच्छेद है। तो बताओ क्या हो जाएगा कोणार्क का सही संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा कोण प्लस अर्क, यानी 24 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो बताओ ये किस में करता है। तो ये करते हैं अव्ययीभाव समास में, और आप लोग करेक्ट आंसर बता भी रहे हो। 25 का ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 16वां प्रश्न है आपके सामने कि उन्होंने बोल उठे उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिएगा। तो बताओ इसमें कौन सा वाक्य वो शुद्ध बन जाएगा इन चारों ऑप्शन के। तो वे बोल उठे, यानी 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ हो जाएगा साहित्य में। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली अनुभूति, यानी 27 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदर्शित अजर बिहारी इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर जो छंद है वो है चौपाई छंद।
28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बताओ, ये अनुप्रास अलंकार तो होता है, लेकिन अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है 6 का अनुप्रास। 29 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 30वां प्रश्न है आपके सामने के साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की। तो बताइए किसकी कल्पना है। तो ये है श्याम सुंदर दास की। 30 का बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिएगा, 31वां प्रश्न है आपके सामने कि जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। बताओ इसके लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा। जबरदस्ती का मेहमान, तो ये होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सी उचित लोकोक्ति हो जाएगी। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, तो चर है तो नर, नहीं तो खंडर, ये इसका सही उचित अर्थ हो जाएगा। 32 का डी ऑप्शन। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है। तो बताइए कौन सी पुस्तक का अनुवाद है, और वो अंग्रेजी पुस्तक है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। 33 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, 34 प्रश्न अब आपका आ जाता है गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोग कर ही लो जाओगे, गद्यांश कराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।